चलो अक्षता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है अक्षता। चलो कमेंट मुझे भी दिखाई दे रहा है, अभी आपको दिखाई दे रहे कमेंट्स? चलो तो एनालिटिक फंक्शन शुरू करने जा रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एनालिटिक फंक्शन समझने से पहले हमें समझना चाहिए रेगुलर पॉइंट्स क्या है, बिकॉज रेगुलर पॉइंट का एक्सटेंशन है एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, तो डेफिनेशन समझते हैं। मेरे पास एक फंक्शन है नेमली एफ, और वो किधर से है? डी से सी तक मैप है। z0 कोई इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है, और हम बोल रहे हैं z0 को रेगुलर पॉइंट या f रेगुलर है z0 पे। दो तरीके हैं, z0 रेगुलर पॉइंट f का या f रेगुलर है z0 पे, दोनों सही है। तो कब होगा? अगर मेरे पास एक डेल्टा एग्जिस्ट होगा, देयर एग्जिस्ट फॉर एवरी नहीं, देयर एग्जिस्ट एक डेल्टा ढूंढ पाए, मतलब हमारी जिम्मेदारी है। ये पॉइंट अपने पास z0 है, ठीक है, तो हम कह रहे हैं ये एनालिटिक होगा कब? जब मैं एक डेल्टा ढूंढ पाऊंगा, ठीक है, और इस डेल्टा में क्या हो? फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। तो इस डेल्टा नेबरहुड में मुझे बताओ कितने पॉइंट्स होंगे? z0 का डेल्टा नेबरहुड मैंने बनाया है, ये डेल्टा हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं? हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इनसाइड दिस नेबरहुड? कितना? अनकाउंटेबल, अनगिनत पॉइंट है। इसका मतलब क्या होगा? हमारे पास नेसेसरी कंडीशन ही है रेगुलरिटी की, अनकाउंटेबल पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए फंक्शन। यही मिनिमम रिक्वायरमेंट है, अनकाउंटेबल मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इजंट दिस अमेजिंग? कम से कम अनकाउंटेबल पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल तो होना ही चाहिए। अगर ऐसा है तब बोलेंगे हम रेगुलर है। ठीक है, सभी को क्लियर है तो कमेंट में बताइए। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो मॉड जेड स्क्वायर दिया है मैंने, क्या ये रेगुलर हो सकता है? इनफाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट के दो टाइप्स है, इनफाइनाइट में भी दो है, या तो काउंटेबल हो या तो अनकाउंटेबल हो। ठीक है, इनफाइनाइट में भी दो टाइप है। जैसे हमारे इंसानों में बड़े छोटे का लिहाज होता है ना, अगर अपने से कोई बड़ा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? आप करके बोलते हैं। अपने से छोटा हो कोई तो हम बोलते हैं तू इधर आ, तू ये काम कर, तू करके बुलाते हैं। तो वैसे इन्फिनिटी में भी छोटे बड़े नंबर्स होते हैं। तो इन्फिनिटी में सबसे छोटा इन्फिनिटी कौन है? एलिफ नॉट, नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी। और सबसे बड़ा इन्फिनिटी कौन है? कॉन्टिनम। ठीक है, बड़ा तो कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, कॉन्टिनम से बड़ा भी है टी नॉट, बट हम मानते हैं बड़ा एक्स एलिफ नॉट और कॉन्टिनम में बड़ा है कॉन्टिनम, छोटा है एलिफ नॉट। ठीक है, तो उसी तरीके से इन्फिनिटी में भी टाइप्स है। ठीक है, एक फंक्शन दिया गया है मॉड जेड स्क्वायर, तो क्या ये रेगुलर हो सकता है? किसी पॉइंट पे चेक करना है, एग्जाम्पल सॉल्व करिए और मुझे बताओ ये फंक्शन किधर किधर रेगुलर है। ट्राई करोगे सभी बच्चे? एट जीरो डिफरेंशिएबल है, बट क्या रेगुलर है? मैंने डिफरेंशिएबल पूछा ही नहीं है, मैंने पूछा है रेगुलर है क्या, कैन इट बी रेगुलर? देखो हमें पता है ये डिफरेंशिएबल किधर होता है। कल ही हमने परसों हमने रिजल्ट देखा था, सी जेड जेड बार में कोई फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल कब होगा? जब उस पॉइंट पर सीआर इक्वेशन बनाएगा। तो इधर सीआर इक्वेशन के लिए हमने ट्रिक देखा था, डेबा एफ डेबा जेड बार को जीरो करेंगे। अगर जीरो हो गया किसी पॉइंट पे तो रेगुलर बन जाता है। तो डेबा एफ डेबा जेड बार क्या फंक्शन है? मॉड जेड स्क्वायर मतलब जेड जेड बार। ये जीरो कब होगा? जेड जेड बार का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड बार, जेड आएगा जेड बार का 1। एक ही पॉइंट अकेला जिधर डिफरेंशिएबल बन रहा है। तो अगर जीरो पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो क्या जीरो पे रेगुलर होगा? नहीं, क्यों? बिकॉज हमें चाहिए एक डेल्टा। क्या अगर आप कोई भी डेल्टा लेते हो, लेट्स से मैंने ये डेल्टा ले लिया, इसके नेबरहुड में डिफरेंशिएबल बनना चाहिए। कितना भी छोटा डेल्टा लीजिए, क्या डिफरेंशिएबल बनेगा अंदर? क्या कभी अंदर डिफरेंशिएबल बन सकता है? ये नहीं, क्योंकि अंदर मतलब अनकाउंटेबल पॉइंट्स है और अनकाउंटेबल पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। एक ही पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, वो है जीरो। तो देख के ही पता चल रहा है डिफरेंशिएबल कितने पॉइंट्स पे, फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पे, और हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट है अनकाउंटेबल पॉइंट्स की। तो इधर से पता चल रहा है किधर भी रेगुलर नहीं हो सकता है। तो हम बोलेंगे एफ इज नोवेयर रेगुलर, एफ इज नॉट रेगुलर एट एनी पॉइंट इन सी। समझ में आया तो लिखिए अंडरस्टूड फटाफट, आगे बढ़ेंगे फिर हम। समझ में आया अक्षता? ऐसे किया आपने?
कुछ और एग्जांपल्स बनाओगे? चलिए एक और एग्जांपल देता हूँ। एफ जेड मैंने दिया आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। क्या ये रेगुलर है? किधर चेक करिए। कैन दिस फंक्शन बी रेगुलर एट समवेयर? फिर हम ये नोटेशन देखेंगे, इसको सॉल्व करिए पहले। बना पा रहे हो आप? अक्षता आवाज और वीडियो बराबर से आ रहा है आपको, एक बार कंफर्म करना। तो हियर अगेन यू आर इक्वेशन कौन सा लगाएंगे? तीन फॉर्म है। तो पहले कॉम्प्लेक्स था, मैंने कॉम्प्लेक्स फॉर्म लगाया। इधर कार्टेशियन है तो कार्टेशियन वाला लगाएंगे। क्या होता है? यू एक्स वी वाई होना चाहिए और यू वाई माइनस वी एक्स होना चाहिए, तभी सी आर इक्वेशन बनते हैं। यू का एक्स से करेंगे तो 2x, वी का वाई से करेंगे तो भी 2x। ये तो ट्रिवियली ट्रू है। यू वाई और माइनस वी एक्स भी सेम होना चाहिए। यू वाई इज 2y और वी एक्स इज ये भी 2y। तो 2y और माइनस 2y मतलब 4y जीरो होगा। दैट मीन्स y जीरो होगा तब डिफरेंशियबल होगा। तो y जीरो किधर होता है? तो y जीरो होगा सिर्फ x एक्सिस पे। तो पूरे के पूरे x एक्सिस पे क्या है? डिफरेंशियबल है। तो x एक्सिस पे कितने पॉइंट है? अनकाउंटेबल पॉइंट्स। और अनकाउंटेबल हमारा नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं। तो क्या अनकाउंटेबल पॉइंट्स पे डिफरेंशियबल हो गया तो गारंटी है क्या रेगुलर होगा? नो, वो तो नेसेसरी था। उसके आगे चर्चा करेंगे मेन डेफिनेशन की। डेल्टा एग्जिस्ट होना चाहिए जिसके अंदर डिफरेंशियबल बने। तो क्या अगर मैं ये पॉइंट लेता हूँ लेट्स से 0, ये रियल एक्सिस पे है क्या? बिल्कुल। क्या ये पॉइंट डिफरेंशियबल है? बिल्कुल। बट क्या इसके अबाउट में कोई डेल्टा ढूंढ पाऊंगा जिसके नेबरहुड में फंक्शन डिफरेंशियबल बने? नो। इसके अंदर तो ये पॉइंट देखिए डिफरेंशियबल नहीं, ये भी नहीं है। तो ऐसा तो डेल्टा नहीं ढूंढ पाएंगे हम। ठीक है, ये पॉइंट रेगुलर हो सकता है कि नहीं, इसके अबाउट भी कोई डेल्टा बनाओ, कितना भी छोटा बनाओ, कुछ तो पॉइंट्स मिलेंगे ही जो ग्रीन नहीं है। ठीक है, ग्रीन के अलावा पॉइंट्स है कि नहीं, मतलब उन पॉइंट्स पे डिफरेंशियबल नहीं है। तो हम बोल सकते हैं देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ इज डिफरेंशिएबल इनसाइड एन डेल्टा। कौन सा पॉइंट है? एट 0। इसका मतलब एफ इज नोवेयर रेगुलर। हो गया, अंडरस्टूड? ऐसे किया आपने? चलो कुछ नोटेशंस है। अगर रेगुलर पॉइंट समझ में आया तो आगे जाके एनालिटिक फंक्शन भी समझ में आएगा। तो कुछ सिंबल्स हम असाइन करने वाले हैं, जैसे कि डीएफ। डीएफ माने सेट ऑफ ऑल फंक्शन, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो डोमेन में जितने भी पॉइंट्स है, जिन पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है उनको हम डालेंगे डीएफ में। ठीक है, डीएफ का इंटीरियर मतलब सेट का इंटीरियर, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ डीएफ। ठीक है, और आर क्या है? सेट ऑफ ऑल रेगुलर पॉइंट्स। रेगुलर पॉइंट्स मतलब जिधर फंक्शन रेगुलर बनता है उधर। रेगुलर का एग्जांपल अभी तक हमने देखा नहीं, एक और एग्जांपल लीजिए रेगुलर का। फॉर एग्जांपल एफ जेड लीजिए आप, ई रेस टू। क्या ये रेगुलर फंक्शन होगा या नहीं चेक करिए। एक्स प्लस आई वाई मतलब अपना जेड। देखिए ये तो हमारा लिस्ट ए का फंक्शन है, पॉलिनोमियल है, तो लिस्ट ए का है, गारंटी है। और लिस्ट ए में सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, एनालिटिक है, कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो इफ यू रिमेंबर डिफरेंशिएबल के बाद मैंने एक डेफिनेशन लिखा था, लिस्ट ए फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल ऑन सी, याद है? मतलब ये तो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे डिफरेंशिएबल है। तो अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन पे डिफरेंशिएबल है तो किसी भी नेबरहुड पे होंगे फिर, ऐसा नो। कॉम्प्लेक्स प्लेन पे डिफरेंशिएबल मतलब पूरा डोमेन ही कैसा है? रेगुलर पॉइंट से, डिफरेंशिएबल पॉइंट से भरा हुआ है। पूरा डोमेन ही हमारा डिफरेंशिएबल पॉइंट का कलेक्शन है। तो अभी इधर कोई भी डेल्टा लीजिए, लेट्स से मैंने ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया मैंने z0। तो इसके अबाउट कोई भी नेबरहुड बनाओ उसके अंदर डिफरेंशिएबल तो होगा ही, बिकॉज पूरा डोमेन पे ही, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे ही डिफरेंशिएबल है। यस सर नो? ये पॉइंट लीजिए, इस पे भी डिफरेंशिएबल है। तो गारंटी है एफ इज रेगुलर। इधर ऑन पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। ठीक है, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन ही रेगुलरिटी का मेंबर बनेगा। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? तो इसे कहते हैं रेगुलर सेट। सभी रेगुलर पॉइंट। तो अगर मैं इसको पूछूं इसका स्क्रिप्ट आर क्या है, तो आप बोलोगे सी। ये फंक्शन किधर किधर डिफरेंशिएबल है, तो आप बोलोगे ये पूरा सी, और सी का इंटीरियर भी सी होगा। ठीक है, क्लियर है नोटेशंस? आर डी एफ, डी एफ का इंटीरियर
ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? ठीक है, बहुत बढ़िया। इसे कहते हैं हम रेगुलरिटी। आगे बढ़ते हैं। तो एक रिजल्ट याद रखना, डी एफ इंटीरियर और आर दोनों सेम होते हैं। क्यों? ये दुनिया का सबसे छोटा थ्योरम है। डी एफ इंटीरियर और आर आर इक्वल। हाउ वन कैन प्रूव इट? कैन यू प्रूव इट? चलो प्रूफ देखते हैं। छोटा सा प्रूफ है, डी एफ इंटीरियर और आर, आर मतलब रेगुलर सेट, ये सेम होते हैं। कैसे प्रूफ करें? कोई पॉइंट इधर ले लो और शो करो इधर अपेयर होता है। कन्वर्स भी इधर कोई पॉइंट लीजिए और शो करो इधर अपेयर होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक पार्ट में प्रूफ करता हूँ, आधा पार्ट आपको घर पे दूंगा होमवर्क में। तो कोई एक एलिमेंट लूंगा मैं डी एफ इंटीरियर से और शो करूंगा वो एलिमेंट रेगुलर सेट में भी आता है। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा हमने इंटीरियर का डेफिनेशन देखा, तो कोई पॉइंट इंटीरियर में कब होता है? इफ देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट नेबरहुड अबाउट दैट एक्स वापस एस में बिलोंग करे। सर ये हमारा नेबरहुड का इंटीरियर पॉइंट का डेफिनेशन है। तो अल्फा डी एफ इंटीरियर मतलब अल्फा जरूर इंटीरियर पॉइंट है, इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ डी एफ। डी एफ का इंटीरियर पॉइंट है मतलब by giving definition there exists delta such that n delta अल्फा किसके अंदर होगा? डीएफ के अंदर होगा। सुनो, मतलब डीएफ तो डिफरेंशियल पॉइंट का कलेक्शन है, तो उसका सबसेट भी क्या होगा? डिफरेंशियल पॉइंट का कलेक्शन। ऐसा नो आया ना? ये सर नो, अगर ये अच्छी संगत में रहेगा तो उसके गुण आएंगे कि नहीं इसके पास? तो एन डेल्टा के पास डीएफ की प्रॉपर्टीज इनहेरिएट होंगी। ठीक है, इसे कहते हैं इनहेरियंस। तो इनहेरिट होंगी कौन सी प्रॉपर्टी? डिफरेंशियबिलिटी की, बिकॉज डीएफ ही हमारा क्या है? डिफरेंशियबल पॉइंट का कलेक्शन है। ठीक है, तो एन डेल्टा में ऑटोमेटिकली डिफरेंशियबल पॉइंट्स आएंगे। तो अगर एन डेल्टा अल्फा देखें तो डिफरेंशियबल पॉइंट का कलेक्शन है, मतलब हम बोल सकते हैं एफ इज डिफरेंशियबल फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू एन डेल्टा अल्फा। और इसका मतलब क्या होगा? अगर किसी नेबरहुड में फंक्शन डिफरेंशियबल हो रहा है, ये किसका डेफिनेशन है? ये तो रेगुलर पॉइंट का डेफिनेशन है। अल्फा इज रेगुलर पॉइंट। रेगुलर पॉइंट है तो अल्फा आर में बिलोंग करके हो गया प्रूफ। तो हमने प्रूफ किया डी एफ इंटीरियर आर का सबसेट है। ठीक है, कॉन्वर्सली आप प्रूफ कर सकते हो, अगर किसी को ट्राई करना है घर पे ट्राई कर सकते हैं। आर भी डी एफ इंटीरियर का सबसेट है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम बोल सकते हैं डी एफ इंटीरियर ही आर है। समझ में आ रहा है? ठीक है, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल प्रूफ। तो सिर्फ थ्योरेटिक प्रूफ है ये, आपको होपफुली समझ में आएगा। तो कॉन्वर्स भी आप ऐसे ही प्रूफ कर सकते हो। तो ये थियरम हमने किया प्रूफ। ठीक है, समझ में आया प्रूफ? इधर से शुरुआत की और इधर खत्म किया हमने। डन। तो अगर ये रेगुलर पॉइंट समझ में आया तो एक बार लिखिए अंडरस्टूड, बिकॉज तभी आपको समझ में आएगा एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट में। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है समझिए। एफ डी टू सी कोई मैप है। ठीक है, ये मेरा डोमेन है और ये हमारा फंक्शन है। तो एफ को डी पे एनालिटिक कब बोलेंगे? इफ एवरी पॉइंट ऑफ डी इज अ रेगुलर पॉइंट। डोमेन का हर एक पॉइंट रेगुलर होना चाहिए। मतलब सपोज मैं पॉइंट लिया ये अल्फा, ये रेगुलर होना चाहिए, मतलब इसके अबाउट कोई डेल्टा मिले जिसके अंदर फंक्शन डिफरेंशियबल बने। डिफरेंशियल मतलब अंदर के सभी पॉइंट्स क्या बने? डिफरेंशियबल बने, येलो बने। डिफरेंशियबल पॉइंट्स को मैं येलो से डिनोट कर रहा हूँ। कोई भी पॉइंट लीजिए, ये पॉइंट लिया मैंने अल्फा 1, ये भी रेगुलर होना चाहिए, मतलब इसके अबाउट भी कोई डेल्टा मिले उसके अंदर फंक्शन डिफरेंशियबल बनना चाहिए। तो ऐसा हर एक पॉइंट के साथ, ये पॉइंट ले इसका भी नेबरहुड डिफरेंशियबल बनना चाहिए। ऐसा पूरा का पूरा डोमेन येलो हो जाए, डिफरेंशियबल हो जाए, तब जाके बोलेंगे हम फंक्शन क्या है? एनालिटिक है। समझ में आ रहा है? या शॉर्ट में अगर बात करें, पूरा डोमेन पे फंक्शन जब डिफरेंशियल बनता है तब उसको कहते हैं एनालिटिक। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? ये हमारा स्टैंडर्ड डेफिनेशन है।
एफ एनालिटिक कब होगा, जब डिफरेंशिएबल पूरे डोमेन पे होगा तब। ये एक और डेफिनेशन है, दोनों डेफिनेशन समझ में आया। रेगुलर हो पूरे डोमेन पे या एनालिटिक पूरे डिफरेंशिएबल हो डोमेन पे, दोनों में से कोई भी वर्क कर सकता है। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल बताओगे इसका, पूरे डोमेन पे जो एनालिटिक बने। तो सबसे आसान एग्जांपल लिस्ट ए फंक्शंस, लिस्ट ए फंक्शंस आर एनालिटिक। इधर पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे लिस्ट बी फंक्शंस एनालिटिक होते हैं। किधर, ऑन सी माइनस जेड एफ जे। थर्ड, लिस्ट सी फंक्शंस, ये भी एनालिटिक होते किधर, सी माइनस जेड एफ जे पे। ठीक है, बिल्कुल सही। तो जेड हमारा एक एनालिटिक फंक्शन है। इनफैक्ट कोई भी पोलिनोमियल इनफैक्ट क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन ही होगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्लियर है आपको, तीनों समझ में आए तीनों एग्जाम्पल्स। कितने एग्जाम्पल्स है, अनकाउंटेबली मेनी एग्जाम्पल्स है, बिकॉज लिस्ट में बहुत सारे फंक्शंस है, सेम फॉर बी एंड सी। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम एनालिटिक फंक्शंस। आगे बढ़े, नेक्स्ट वी हैव, अभी एनालिटिक और रेगुलर में क्या डिफरेंस है। एनालिटिक जब भी हम बोलते हैं पूरे डोमेन पे बात करते हैं, और जब भी रेगुलर बोलते हैं एक Z0, तो एनालिटिक कैसी प्रॉपर्टी है, ग्लोबल, पूरे डोमेन पे बात करते हैं। और रेगुलर कैसी प्रॉपर्टी है, लोकल प्रॉपर्टी, एक पॉइंट के नेबरहुड की बात करते हैं हम। ठीक है, इसलिए एनालिटिकिटी ग्लोबल कंसेप्ट है, और रेगुलरिटी एक पॉइंट पे डिफाइन करते हैं हम, इसलिए लोकल कंसेप्ट है। तो अगर हम ऐसे बोले तो एनालिटिक एट Z0, क्या ये स्टेटमेंट सही है, एनालिटिक एट Z0, ये ऐसी बात होगी हम बोल रहे हैं यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस एट Z0, गलत है कि नहीं। तो एनालिटिक एट Z0 ये स्टेटमेंट गलत है, क्या होना चाहिए, रेगुलर एट Z0 होना चाहिए। सुनो, तो जब भी एग्जाम में ऐसा हुआ है बहुत बार, सेट एग्जाम में उन्होंने दिया है एफ एनालिटिक एट Z0, टोटली गलत स्टेटमेंट है, बट एग्जाम में आ रहा है, गलत स्टेटमेंट एग्जाम में आ रहा है, कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं लिया है। तो फिर क्या करें, अगर एग्जाम में आता है एनालिटिक एट Z0, हमें समझना है एफ रेगुलर एट Z0। नो, ये गलत है, ये सही है। तो एग्जाम में अगर आता है एनालिटिक एट Z0, हमें क्या समझना है, रेगुलर एट Z0। ठीक है, तो whenever f is analytic at Z0 we mean f is regular at Z0। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन हमारे पास है एनालिटिक के बाद एंटायर फंक्शन। तो एंटायर फंक्शन किसे कहते हैं, जो एनालिटिक सी पे होगा, मतलब लिस्ट ए के फंक्शन। एनालिटिक सी पे कौन से फंक्शन होते हैं, सिर्फ लिस्ट ए के फंक्शन। तो लिस्ट ए में जितने भी फंक्शन हमने डिफाइन किए हैं वो सभी के सभी एंटायर फंक्शन है। यस और नो, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। लिस्ट ए में जितने भी फंक्शन पाए जाते हैं वो सभी के सभी एंटायर है। ठीक है, और एक और डेफिनेशन है, जब डोमेन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, अगर डिफरेंशिएबल पूरे सी पे है तो भी हम एंटायर बोल सकते हैं। ठीक है, तो एंटायर फंक्शन मतलब हमें क्या समझना है, लिस्ट ए के फंक्शन। ठीक है, क्या लिस्ट बी के फंक्शन एंटायर होते हैं क्या, नो, बिकॉज वो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे थोड़ी डिफरेंशिएबल है। ठीक है, लिस्ट बी के फंक्शन सी पे डिफरेंशिएबल नहीं है, सी पे एनालिटिक नहीं है, इसीलिए वो एंटायर नहीं होंगे। ठीक है, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। एक और एग्जांपल लिखना एंटायर फंक्शन का, नॉन ट्रिवियल, ये इंटरेस्टिंग है। वी हैव साइन z अपॉन z, z डज नॉट नॉट बिलोंग टू जीरो। तो आप बोलोगे ये तो b का फंक्शन है, ये एंटायर कैसे हो गया, ये भले ही b का फंक्शन है बट ये नहीं है। अब ये जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया लिस्ट b का है क्या, नो, बिकॉज लिस्ट b के फंक्शन जीरो पे डिफाइन नहीं है, जीरो पे भी डिफाइन किया मैंने, तो ये लिस्ट b का फंक्शन नहीं है अभी। और ये जो फंक्शन है ये एंटायर है, क्यों, बिकॉज लिस्ट बी के फंक्शन तो सी माइनस जीरो पे एनालिटिक तो होंगे, और अभी हमने देखा 1 0 पे भी एनालिटिक होगा, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक होगा, इसीलिए एंटायर है। ठीक है, तो क्या लिखे हम, ये जो फंक्शन मैंने लिखा है नया, इज एंटायर फंक्शन। ठीक है, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है ये लिस्ट बी का इसलिए एंटायर नहीं है, बट ऐसा नहीं है, ये हमने
जीरो पे अलग से डिफाइन किया इसलिए एंटायर है, ठीक है। रिमूवेबल सिंगुलरिटी बनता है जीरो। क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट है हार्मोनिक फंक्शन। तो यू दिया एस टू सी मैप, एस कैसे आर टू का सबसेट है, और यू को हार्मोनिक कब बोलेंगे बच्चों, जब डेल स्क्वायर यू जीरो होगा। डेल स्क्वायर इट्स ऑपरेटर, इसको बोलते हैं लैप्लासियन ऑपरेटर। क्या होता है डेल स्क्वायर, डेवा एक्स स्क्वायर प्लस डेवा स्क्वायर डेवा वाई स्क्वायर, इसे कहते हैं हम लैप्लासियन ऑपरेटर। जब इसको यू ऑपरेट करते हैं हम, तो ये अगर जीरो बनता है तो बोलेंगे लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, या हम उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स की भाषा में हार्मोनिक, ठीक है। तो लैप्लास इक्वेशन जब सेटिस्फाई होता है तब उसको बोलते हैं हम हार्मोनिक। यू इज हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, चेक करना कि ये हार्मोनिक है या नहीं। क्या करना होगा, यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल टू जीरो आता है या नहीं चेक करना है। अगर आ गया जीरो तो हार्मोनिक है, नहीं आया तो नॉन हार्मोनिक, ठीक है। ट्राई करोगे एवरीवन। चलिए क्विकली बनाइए इसे, आंसर करिए कमेंट में। हार्मोनिक है बिल्कुल। कैसे पता चला, यू एक्स पहले निकालेंगे हम, ई रेस टू एक्स, यू एक्स एक्स, ये भी ई रेस टू एक्स, यू वाई माइनस ई रेस टू एक्स कॉस का साइन, और यू वाई वाई माइनस ई रेस टू एक्स साइन का कॉस, यू एक्स एक्स यू वाई वाई जीरो बना, मतलब ये हार्मोनिक बन जाएगा, ठीक है। लेट्स डू दिस, कमेंट में बताइए। एक और एग्जांपल करो, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या ये हार्मोनिक है या नहीं चेक करना है, ठीक है। डू दिस क्विकली और कमेंट में बताओगे क्या ये हार्मोनिक है या नहीं है। ट्राई दिस। क्या ये भी हार्मोनिक बन रहा है, नो। चेक करते हैं, यू एक्स क्या आएगा मेरे पास, व्हाट इज यू एक्स, वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, ठीक है। यू एक्स मिल गया, अभी हम यू एक्स एक्स निकालेंगे, ठीक है। तो टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, टू एक्स का डेरिवेटिव टू, माइनस टू एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फिर से टू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, तो इधर है माइनस फोर एक्स स्क्वायर, इधर टू एक्स स्क्वायर, क्या बनेगा, टू वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। यू एक्स एक्स आ गया, अभी यू वाई वाई निकालते हैं। यू वाई आएगा टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यू वाई वाई निकालते इसका, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, टू वाई का डेरिवेटिव टू वाई से क्या आएगा, टू वाई और टू वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का, ये बनेगा टू वाई स्क्वायर, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर
स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, दोनों को ऐड करिए, दोनों को ऐड करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो इधर से पता चला यू एक्स एक्स यू वाई वाई, ये तो जीरो आ रहा है, जीरो आते ही हार्मोनिक बनेगा, तो यू इज हार्मोनिक। ठीक है, क्या गड़बड़ किया देखिए जरा आपने अक्षता, अंडरस्टूड दिस? समझ में आया तो लिखिए अंडरस्टूड, आगे बढ़ते हैं फिर। अक्षता, हैव गॉट इट? नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टीज एनालिटिक फंक्शंस के, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है, एक एक समझिए। ओमेगा यू प्लस आई भी कोई एनालिटिक फंक्शन है, अगर ऐसा हुआ तो यू और वी ऑटोमेटिकली हार्मोनिक फंक्शन बन जाते हैं, चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यू और वी एनालिटिक है, अगर मैं आपको बोला हूँ कि एफ क्या है, जेड स्क्वायर, तो इसके यू और वी क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई टाइम टू एक्स वाई, तो ये और ये हार्मोनिक फंक्शन होंगे क्या, चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं, बिकॉज हमें पता है ये एनालिटिक है, तो ये ऑटोमेटिकली हार्मोनिक बन जाता है। ठीक है, दूसरा, अगर यू प्लस आई वी एनालिटिक है तो ऑटोमेटिकली वी को हम क्या बोलते हैं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ठीक है, दोनों हार्मोनिक है इसलिए दूसरे वाले को हार्मोनिक कॉन्जुगेट बोलते हैं, यू को नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं, वी को बोलते हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी हमारे पास, अगर यू हार्मोनिक कंजुगेट है, यू वन हार्मोनिक कंजुगेट है यू टू का, यू जो हार्मोनिक कंजुगेट है वो इमेजिनरी पार्ट बनता है कि नहीं, तो हमारे पास क्या बनेगा, यू टू प्लस आई यू वन बनेगा एनालिटिक। ठीक है, यू वन हार्मोनिक कंजुगेट है यू टू का, तो यू टू प्लस आई यू वन एनालिटिक होगा, यू वन प्लस आई यू टू मत लिख देना, बिकॉज हार्मोनिक कंजुगेट हमेशा इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, इसलिए चौथा प्रॉपर्टी है, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो ऑटोमेटिकली यू और वी क्या करेंगे, सीआर इक्वेशन होल्ड करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। चारों प्रॉपर्टीज समझ में आई, तो ये और ये दोनों क्या होंगे, सीआर इक्वेशन, काउची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, दिस आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ एनालिटिक फंक्शन, का इस्तेमाल करेंगे हम प्रॉब्लम्स में। ठीक है, तो आपको एक मैंने सेशन अपलोड किया आज, लगभग 30 to 35 मिनट्स का सेशन है वो, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ एनालिटिक फंक्शन पे पीवाईक्यू डिस्कस किए हैं, 2000 लास्ट 10 साल के, 10 years पीवाईक्यू, 2015 से लेकर 2025 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं एनालिटिक फंक्शन पे, वो सभी के सभी मैंने सॉल्व किया है, वो भी 35 मिनट्स का लगभग वो सेशन है, आप देख लेना। ठीक है, तो एनालिटिक फंक्शन के प्रॉपर्टीज मैंने उधर यूज किए बहुत सारे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दिया है मैंने, उसका इस्तेमाल करिए प्रॉपर्टीज का, और सॉल्व करना है आप सभी को, फटाफट बनाओगे, आंसर करो। क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर हार्मोनिक फंक्शन है, वी इसका क्या है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, तो वी बाय वाई क्या होगा पता करना है, ट्राई करोगे? एवरीवन, चलिए सभी, चलिए संगीता, क्या है आंसर?
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्रॉपर्टीज पे, रिजल्ट पे, हार्मोनिसिटी पे, ठीक है, कैसे बनाए। देखो u कैसा दिया है, इज गिवन टू बी हार्मोनिक। हार्मोनिक है किसका, और v उसका हार्मोनिक कंजुगेट है। v इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट किसका है, u का। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी u प्लस आई वी क्या होगा, एनालिटिक होगा, है कि नहीं। वी हार्मोनिक कंजुगेट है u का, तो गारंटी है u प्लस आई वी एनालिटिक होगा। एनालिटिक होगा तो और एक प्रॉपर्टी है यू एक्स वी वाई बनता है, और यू आई माइनस वी एक्स, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं बिकॉज वी वाई चाहिए हमें। तो वी वाई तो मिल गया यू एक्स की वैल्यू क्या है, इसको ही एक्स से करिए तो क्या होगा 2x प्लस ए वाई। तो यू वी वाई की वैल्यू आ गई 2x प्लस ए वाई। एक और बार y से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, क्या मिलेगा, वी वाई वाई 2x का 0, ए वाई का a, ये तो a आ रहा है, मतलब वी वाई वाई इज गोइंग टू बी ए विच इज योर पहला ऑप्शन करेक्ट। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, किस किस को समझ में आया है। संगीता, संगीता आज फिर से लेके जुड़े हैं, रिकॉर्डेड में देख लेना। एवरीवन अंडरस्टूड, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। तो इसमें दो प्रॉपर्टीज मैंने यूज की, ये कौन सा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, ये प्रॉपर्टी थर्ड मैंने यूज किया, और ये प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, दो प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन था ये। अगला थ्योरम हमारे पास है एनालिटिसिटी पे। क्या है थ्योरम, एफ एनालिटिक के डोमेन। ये स्टेटमेंट क्लियर है सबको, एनालिटिक डोमेन पे है और एफ कांस्टेंट होगा अगर ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो। एक और थ्योरम लिखिए इसके पहले, ये लिख कर हो गया तो बता देना। अब ये क्यों हमारा कांस्टेंट होता है समझिए, बिकॉज हमारे पास मॉड एफ अगर क्या है, एक थ्योरम है, इसका इस्तेमाल करेंगे हम इसको प्रूफ करने के लिए। वो थ्योरम भी लिखिए, अगर एफ टी टू टी एनालिटिक है एंड एफ ऑफ डी, मतलब रेंज ऑफ एफ ऑफ डी क्या होता है, ऑल एफ ऑफ जेड सच दैट जेड बिलोंग्स टू डोमेन। अगर ये एफ ऑफ डी का इंटीरियर एम्प्टी आता है तो सीधा बोल दो एफ जेड कांस्टेंट होगा। इस थ्योरम का मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, नोट करिए इस थ्योरम को, बहुत पावरफुल थ्योरम है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज 6 के 6 थ्योरम जो अगले स्लाइड पे है वो अकेले थ्योरम से प्रूफ होता है, ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो रेंज मतलब इमेज, इमेज किसका, एफ का, इसके अंदर डी के अंदर। तो अगर डी के अंडर फंक्शन का रेंज एम्प्टी है, रेंज का इंटीरियर एम्प्टी है, तो फंक्शन सीधा कांस्टेंट होता है। क्यों ऐसा, देखिए, अगर मेरे पास फंक्शन का रेंज लेट से किसी कर्व पे है, लेट से हमारा एफ ऑफ डी है, अगर इसका इंटीरियर देखें, इंटीरियर आपको पता है, इंटीरियर अगर हमारे पास एम्प्टी आता है मतलब कोई भी एलिमेंट कैरी नहीं करेगा, सभी एलिमेंट्स इधर ही अटेंड करेंगे, तो कोई भी पॉइंट रेगुलर नहीं बनेगा इसके बाहर, इसी वजह से हम बोलते हैं फंक्शन कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। तो पहला क्या कर रहा है, पहला मैं प्रूफ करके बताता हूँ, इसी लाइन पे आप बाकी के भी प्रूफ करना। फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है, मॉड एफ हमारे पास कांस्टेंट है, मॉड एफ मतलब u प्लस आयोटा वी, u प्लस आयोटा वी को स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो क्या बनेगा, u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ये तो सर्कल है, और सर्कल का इंटीरियर क्या होता है, सी रेडियस वाला सर्कल है यूवी प्लेन में, सी रेडियस वाला सर्कल का इंटीरियर क्या होगा, एफ ऑफ डी देखें तो ये क्या है, u कॉमा v such that u square plus v square is c square. This is nothing but f of d interior empty। जैसे पता चला
सर्कल का इंटीरियर एम्प्टी है, मतलब भी एम्प्टी आएगा, तो बाय थ्योरम एफ जेड कॉन्स्टेंट हो गया प्रूफ, एफ जेड इज कॉन्स्टेंट। तो इसी तरीके से बाकी के भी आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। ज्योमेट्री के लिए देखना सेकंड कैसे प्रूफ करें। रियल पार्ट ऑफ फंक्शन अगर कांस्टेंट है, मतलब यू कांस्टेंट है, यू कांस्टेंट है तो यूवी प्लेन में क्या होगा, यू इक्वल टू सी। आप देख सकते हो इस लाइन का इंटीरियर क्या होगा, फिर से एफ ऑफ डी आ गया मेरे पास, यू कॉमा वी सच दैट यू इक्वल टू सी, इसका भी इंटीरियर एम्प्टी आ गया, तो बाय प्रीवियस थ्योरम एफ जेड सीधा कांस्टेंट बनेगा। तो इसी तरीके से बाकी 6 के 6 आप क्या कर सकते हो, 5 के 5 प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो आई एम लिविंग दिस थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ एज एक्सरसाइज टू यू, ठीक है। ये ट्राई करना आप सभी, एग्जाम में तो प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा, आपको याद हो गया तो भी बहुत है, ठीक है, ये याद रखना। आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ कांस्टेंट होगा, फंक्शन का आर्ग्यूमेंट अगर कांस्टेंट है तो फंक्शन फिर से कांस्टेंट होगा। लाइन पे अगर हमारा यू और वी लाई करते तो भी फंक्शन कांस्टेंट होता है, एंड सो ऑन, ठीक है। लिखकर हो गया है, जस्टिफिकेशन तो बता देना, आगे बढ़ेंगे फिर हम। गीता, अक्षता, डन हो गया। एक बार कमेंट बताइए अगर सबका लिखकर हो गया है थ्योरम तो। ठीक है, बढ़ते आगे। नेक्स्ट थ्योरम हमारा ओपन मैपिंग थ्योरम, ठीक है, बहुत ही पॉपुलर थ्योरम है, बहुत ज्यादा यूज होने वाला थ्योरम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख सकते हैं आप, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आए इस पे, तो इतना इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है। क्या कहता है ध्यान से समझना, एफ अगर नॉन कांस्टेंट है और एनालिटिक फंक्शन है, तो ये मेरे पास डोमेन है, ये अपने पास फंक्शन है, कैसा है, एनालिटिक है, किधर, डोमेन डी पे, वो डोमेन, ठीक है। तो सी को मैं एक प्लेन के फॉर्म में लिखता हूँ, क्या है, यूवी प्लेन, और ये भी डोमेन है तो इधर भी एक्स वाई प्लेन लिख सकते हैं आप। तो अगर हमारे पास एफ नॉन कांस्टेंट है और एनालिटिक है, तो कोई भी डोमेन हो उसका इमेज ओपन होगा, डी ओ हमारे पास सेट है, डोमेन मतलब ओपन कनेक्टेड सेट, ओपन प्लस कनेक्टेड, उसी को कहते हैं डोमेन। तो इसका रेंज जो भी आएगा, लेट्स से हमारा एफ ऑफ डी है, तो ये भी गारंटी है कि ओपन ही होगा, ऐसा नो, ये हमारा ओपन मैपिंग थ्योरम है। क्या होगा अगर मैं डी ना लूँ, मैं रेस्ट्रिक्ट करूँ मेरे डोमेन को, लेट्स से मैंने डी ना लेके कोई एक सबसेट लिया उसका D1, तो D1 का जो इमेज आएगा क्या वो भी ओपन होगा, कैसा सबसेट है, ये भी ओपन है, D1 मैंने ओपन सबसेट लिया है, डी कैसा है, डोमेन है तो ऑब्वियसली ओपन होगा ही, ठीक है, ऑब्वियसली इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ओपन होता है। तो डी ओपन है तो उसका इमेज एफ ऑफ डी ओपन होता है। बट अगर मैं D1 लिया है सबसेट, तो क्या एफ ऑफ D1 जो आएगा, ऑब्वियसली एफ ऑफ D1 भी एफ ऑफ डी के अंदर होगा। क्या ये एफ ऑफ D1 भी ओपन होगा, आकांक्षा, संगीता, क्या इसका सबसेट का इमेज भी ओपन हो सकता है, तो आंसर इज यस, ठीक है, बिकॉज ये भी तो ओपन है, ये भी तो कनेक्टेड सेट है, कनेक्टेड सेट का सबसेट भी क्या होगा, कनेक्टेड हो जाएगा, ओपन होगा, तो गारंटी है ये भी हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ D1 भी ओपन होगा। तो यही तो हमारा है ओपन मैपिंग थ्योरम, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। संगीता, अक्षता, किस किस को क्लियर है ये, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसे कहते हैं ओपन मैपिंग थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, u प्लस आई वी अगर एनालिटिक है डोमेन में,
यू अगर अल्फा है और वी अगर बीटा, रिप्रेजेंट ऑर्थोगोनल फैमिली ऑफ द कर्व। मतलब मेरे पास कोई भी u प्लस आई वी वाला फंक्शन लिया जाता है जो कि एनालिटिक है। तो आप क्या करिए, u को इक्वेट करिए अल्फा से और v को इक्वेट करिए बीटा से, कोई भी कांस्टेंट। तो ये जो फैमिली बनेगी ये कैसी फैमिली बनेगी, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मतलब, ऑर्थोगोनल फैमिली का मतलब क्या होता है, उनके जो एंगल होंगे 90 डिग्री। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई फैमिली है कर्व, लेट्स से ये कोई फैमिली है u इक्वल्स टू अल्फा वाली, और ये कोई फैमिली है v इक्वल्स टू बीटा वाली। तो इनके जो भी एंगल बनेंगे, एंगल कैसे निकालते हैं, कर्व का एंगल कैसे निकालते पता है। अगर मैं आपको वेक्टर दे दूं, लेट्स से पहला वेक्टर है v1, दूसरा वेक्टर है v2, और बोलूंगा इसका एंगल निकाल के दो, तो आप बोलोगे ये रहा एंगल कॉस इनवर्स v1 वेक्टर v2 वेक्टर अपॉन नॉर्म ऑफ v1 इनटू नॉर्म ऑफ v2। ठीक है, ये तो आपका वेक्टर का एंगल है। बट कर्व का एंगल कैसे निकालते हैं, ये हमारा लेट्स से u कर्व है और ये v कर्व है, इसका एंगल कैसे निकाले, एनीवन, किसी को पता है फॉर्मूला कर्व का एंगल निकालने वाला। वेक्टर का एंगल निकालने का फॉर्मूला तो दे दिया है मैंने। हाउ डू वी फाइंड एंगल फॉर द कर्व, एनीवन। तो उसका एंगल निकालने का एक तरीका है, अब क्या करो, इस पॉइंट पे पहले कर्व को, यू कर्व को नॉर्मल निकालो। नॉर्मल बोलते हैं ना ये, क्या बोलते हैं आप, ये टेंजेंट भी हो जाएगा। तो ये नॉर्मल है परपेंडिकुलर, इसलिए लेट्स से n1। और इसी पॉइंट पे v कर्व को भी एक नॉर्मल बनाओ, इसको बोलेंगे हम n2। तो अगर मुझे क्या करना है, इन दोनों कर्व का एंगल निकालना है, तो उनके नॉर्मल वेक्टर का एंगल निकालेंगे। मतलब ये भी सेम ही फॉर्मूला है, कॉस इनवर्स। तो u कर्व का नॉर्मल क्या है, n1, v कर्व का नॉर्मल क्या है, n2। हो गया, ठीक है। ऐसे कर्व का एंगल निकालते हैं, ठीक है, समझ में आया, सेम एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है, बस हम कर्व ना लेके उनके नॉर्मल वेक्टर्स लेते हैं, ठीक है, या टेंजेंट वेक्टर लेते हैं। अंडरस्टूड। क्लियर टू ऑल। तो इसलिए हम कहते हैं, और ये एंगल वो बोल रहे हैं, ये जो एंगल होगा कैसा होगा, वो हमेशा 90 डिग्री होगा। ये हमेशा 90 डिग्री होगा अगर एनालिटिक फंक्शन का क्या दिया जाता है, यू एक्स वाई वी एक्स वाई दिया जाता है। चेक करेंगे क्या सच में 90 डिग्री होता है, कैन वी चेक इट। तो चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और वी दिया है 2xy, किसके हैं, जेड स्क्वायर के रियल और इमेजिनरी पार्ट है। तो इसके से क्या करेंगे हम, अल्फा इक्वेट करेंगे इसके साथ बीटा। तो 2 आप चाहे तो कंपेंसेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसेंशियली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अल्फा और एक्स वाई इक्वल्स टू बीटा बाई 2, या बीटा डैश बाई 2 को बीटा मानता हूँ मैं। तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों कर्व के स्लोप निकालेंगे। और एंगल तो 90 डिग्री प्रूफ करना पॉसिबल नहीं है ना, बिकॉज नॉर्मल वेक्टर इनके निकालना दैट्स नॉट इजी। तो बेटर तरीका यही है कि हम दोनों कर्व के, दोनों फैमिली के कर्व के स्लोप को -1 बताएं। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, एंगल 90 डिग्री बता सकते हो, एक तरीका। दूसरा तरीका है उनके स्लोप -1, स्लोप का प्रोडक्ट -1 बताओ। ये आसान है स्लोप निकालना, बिकॉज स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स से हम निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अगर हम दोनों साइड में क्या करें, डिफरेंशिएट करें, दिया आएगा 2x माइनस 2i इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। और इसका वाई डैश क्या आएगा, x इंटू वाई डैश प्लस वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो दोनों का स्लोप निकाल सकते हैं आप।
इस कर्व का स्लोप क्या होगा, y डैश x माइनस y डैश y डैश बना x या y डैश बना x बाय y, ठीक है। और इसका y डैश क्या आएगा, ये भी 0 होगा ना, माइनस वाई अपॉन एक्स। तो दोनों का स्लोप, ये इसको m1 नाम देते हैं, इसको m2 नाम देते हैं। ये दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ रहा है क्या, इधर है m1 x बाय वाई और m2 है -y बाय एक्स, हो रहा है। चेक करना, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, -1 आ रहा है क्या, बिल्कुल सही। मतलब ये दोनों ऑर्थोगोनल बनेंगे, गारंटी है कि ये ऑर्थोगोनल फैमिली बनती है। तो हमने सिर्फ थ्योरम नहीं देखा है, वी हैव आल्सो वेरीफाइड कि सच में ये हार्मोनिक ऑर्थोगोनल बनते हैं एनालिटिक होने के बाद। यस, वी हैव वेरीफाइड। किस किस को समझ में आया है, अक्षता, आकांक्षा, अक्षता और सुनीता। क्लियर टू ऑल, एक बार कमेंट में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट हम सीखेंगे एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें चाहिए मिलने थॉमसन मेथड, बहुत इंटरेस्टिंग ये मेथड है। तो एफ जेड क्या होता है मेरे पास, यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, ये क्या है, बिल्कुल। तो यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई, मेरे पास कोई एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो उसमें हमें पता है एक्स क्या दिया गया है, एक्स तो रियल वेरिएबल है, बट अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल चाहिए। एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, जेड प्लस जेड बार बाई टू, ठीक है, ये एक्स का फंक्शन, जेड जेड बार का फंक्शन है। और वाई को कैसे लिखता हूँ मैं, जेड माइनस जेड बार बाई टू आई। तो भले ही एक्स और वाई रियल फंक्शन है, बट उसको मैंने जेड जेड बार कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में लिखा है, ठीक है। सो अगर हम क्या करें, डिफरेंशिएट करें, अगर इसमें देखें u x की जगह पे जेड प्लस जेड बार बाई टू, जेड माइनस जेड बार बाई टू आई प्लस आयोटा v टाइम जेड प्लस जेड बार बाई टू, माइनस जेड बार बाई टू आई। ये कैसा एनालिटिक फंक्शन है, हमें पता है ये एक्चुअली है रियल वेरिएबल। तो z प्लस जेड बार बाई टू और z माइनस जेड बार बाई टू आए, ये रियल वेरिएबल हो गए, क्या गारंटी है। तो z माइनस जेड बार बाई टू आए, ये रियल कब होगा, जब ये जीरो होगा, y कंपोनेंट जीरो होगा ना। तो ये जीरो कब होगा, जब z जेड बार इक्वल होगा। तो z जेड बार इक्वल कब होते हैं, जब x प्लस आई वाई इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई, एक्स एक्स कैंसिल, मतलब टू आई वाई जीरो होगा तब, या y जीरो होगा तब। मतलब y जीरो जब जब होगा तब तब हमें क्या मिलेंगे, रियल वेरिएबल मिलेंगे, ठीक है। तो y जीरो है तो हमारे पास z क्या होगा, y अगर जीरो है तो z क्या होगा, x प्लस आई जीरो x। मतलब वेरिएबल रियल लाने के लिए दो चीजें करनी है, z को x करना है पुट, और y को x को z पुट करना है, और y को जीरो पुट करना है, ठीक है। तो नाउ पुट, बिल्कुल, पुट z x की जगह पे z एंड y की जगह पे जीरो, क्या मिलेगा इससे, एफ जेड बनेगा जेड, जेड और जेड बार हमारे सेम है ना, तो जेड प्लस जेड बार मतलब जेड प्लस जेड, ये जेड होगा, और जेड माइनस जेड बार इक्वल है तो ये जीरो होगा, ये भी सेम जेड और जीरो। क्लियर है आपको ये इक्वेशन, इज दिस इक्वेशन क्लियर टू यू। अभी ये एक्स और वाई में था, उसको जेड में क्यों लाए, ताकि डिफरेंशिएट करना है ना। अगर लेफ्ट में जेड वेरिएबल है तो राइट में भी जेड लाना है ना किसी तरीके से, तो इसलिए मैंने क्या किया है, ये इतना सारा मेहनत किया है। समझ में आया सबको। अभी हम क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएट करने वाले हैं, रेडी हो सभी। तो डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड में, क्या मिलेगा, एफ डैश जेड इक्वल टू, कौन से वेरिएबल से कर रहे हैं, एक्स से कर रहे हैं ना। क्या किया मैंने, दोनों साइड में जेड से डिफरेंशिएट किया, तो इधर मैंने एक्स क्यों लिया, बिकॉज एक्स ही हमारा जेड है अभी, ठीक है, इसीलिए। तो यू एक्स जेड जीरो और आई वी एक्स जेड जीरो हमारे पास आ गया। अभी फंक्शन हमें एनालिटिक कंस्ट्रक्ट करना है, तो एनालिटिक फंक्शन की खासियत ये है
u प्लस आई वी जब भी एनालिटिक होता है तो यू एक्स और वी वाई सेम होते हैं, और यू आई माइनस वी एक्स होता है, तो वी एक्स की जगह पे मैं यू आई लिख सकता हूँ। ठीक है, वी एक्स की जगह पे माइनस यू आई हो गया। तो एफ डैश जेड आपको मिल जाएगा, दोनों साइड में इंटीग्रेट करेंगे तो एफ जेड मिल जाएगा। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स टू गेट एफ जेड, तो इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के आंसर बचेगा एफ जेड, राइट साइड में यू एक्स जेड जीरो माइनस आई यू वाई जेड जीरो डी जेड हो गया। प्लस सी भी इंटीग्रल कांस्टेंट लगाएंगे, तो इस तरीके से एनालिटिक फंक्शन बना सकते हो आप। टेक्निक समझ में आया? तो आपको प्रॉब्लम जब आएंगे तो और भी आसान होंगे। ये तो मेथड था, दिस इज हाउ वी हैव टू परफॉर्म दी कैलकुलेशन। क्लियर है सबको? एक बार कमेंट में बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मिल्टन थॉमसन मेथड डायरेक्टली यूज कैसे करें प्रॉब्लम्स में। तो आपको देखो, u अगर दिया जाता है तो पूछेंगे कि एफ जेड निकालो, या u दिया जाएगा और बोलेंगे v निकालो, दोनों में से कोई एक टाइप का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो सपोज मुझे u दिया है और फाइंड करना है एफ जेड, तो क्या करें? पहले u से यू एक्स और यू वाई फाइंड कर लीजिए। क्यों? बिकॉज उसी को तो यूज करना है, यू एक्स और यू वाई को। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, यू एक्स को फाई वन नाम देंगे, यू वाई को फाई टू, तो मैं इसको फाई वन बोल रहा हूँ और इसको बोल रहा हूँ फाई टू। ठीक है, तो फाई वन फाई टू एक बार मिल जाएंगे तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है नेक्स्ट, एक्स को जेड से रिप्लेस करना है, वाई को जीरो से, जैसे हमने मेथड में देखा था, और फाई वन जेड जीरो फाई टू जेड जीरो निकालेंगे, तो एफ डैश इक्वल टू फाई वन माइनस आई फाई टू निकालेंगे, इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो एफ जेड मिलता है। ये 5 स्टेप जो हमने अभी इतना 10 मिनट हमने इन्वेस्ट किया है मेथड समझने में, उसी को मैंने शॉर्ट में लिखा है स्टेप वाइज। ठीक है, ये स्टेप आपको फॉलो करने हैं, तभी आपको क्या मिलेगा, एफ जेड मिलेगा। ठीक है, इसे कहते हैं हम मिलने थॉमसन मेथड, बहुत पावरफुल मेथड है, इससे हम डायरेक्टली एनालिटिक फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? एक बार लिखिए सी सी इन द चैट अगर क्लियर है तो। एक क्वेश्चन बनाए इस मेथड पे, तो मेरे पास एफ जेड दिया गया यू प्लस आई वी, जो कि पता करना है जिसका रियल पार्ट, मतलब यू दिया है और हमें एफ जेड पता करना है। ठीक है, कर लोगे ट्राई? तो स्टेप नंबर 1 क्या होती है, यू दिया है तो यू एक्स यू वाई फाइंड कर लेते हैं हम। स्टेप नंबर 1, यू एक्स क्या होगा, इसका यू एक्स ई रेज टू एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉस वाई, तो जीरो होगा, प्लस अभी ये एज इट इज रखेंगे, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया। अभी हम यू वाई फाइंड करेंगे, यू वाई में ई रेज टू एक्स तो कॉन्स्टेंट होगा, उसको बाहर ही रखेंगे, अंदर बचा एक्स कॉस वाई वाई साइन वाई, तो वाई से डिफरेंशिएट करना है तो माइनस एक्स साइन वाई। ठीक है, इसका डेरिवेटिव कॉस वाई का माइनस साइन, वाई साइन वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या आएगा, वाई साइन वाई का कॉस वाई साइन वाई एज इट इज वाई का 1 हो गया, वाई भी। अभी हम यू एक्स यू वाई मिलने के बाद क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 को फॉलो करेंगे, उसको यू एक्स नाम देंगे और उसको यू आई, तो इसको मैंने क्या नाम दिया है, फाई वन और इसको फाई टू। ठीक है, सेकंड नंबर स्टेप भी हो गया इसके अंदर ही। स्टेप नंबर 3 क्या थी अपनी, एक्स को जेड रिप्लेस करना है, वाई को जीरो। स्टेप नंबर 3, जिधर एक्स दिख रहा है उधर जेड पुट करना है, और जिधर वाई दिख रहा है उधर जीरो पुट करना है, क्या आएगा, फाई वन जेड जीरो
ई रेस टू जेड, इधर भी ई रेस टू जेड, कॉस 0 1, ई रेस टू जेड, जेड माइनस कॉस 0 1 जेड, ये तो 0 हो जाएगा, ई रेस टू जेड, ठीक है। ये आ गया 1 प्लस जेड ई रेस टू जेड अपना 5 1, 5 2 क्या मिलेगा, जेड 0 रिप्लेस करिए, जिधर x दिख रहा है उधर z, जिधर y दिख रहा है उधर 0, y 0 है, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, तो अल्टीमेटली 5 2 भी 0 बना। ये तीनों स्टेप इधर तक क्लियर है, तीनों स्टेप, कोई डाउट? डन हो गया तो कमेंट में लिखिए। अभी हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 को फॉलो करेंगे, एफ डैश इक्वल टू 5 1 माइनस आई 5 2, कंसिडर, स्टेप 4 है ना अपनी, कंसिडर एफ डैश इक्वल्स 5 1 माइनस आई 5 2, तो 5 1 5 2 की वैल्यूज रिप्लेस करिए बस, 5 1 की जगह पे क्या आएगा, 1 प्लस जेड ई रेस टू जेड, और 5 2 तो अपना 0 है। स्टेप नंबर 5 में क्या करते हैं, हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, क्या मिलेगा इंटीग्रेट करते ही, इधर f, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, कौन सा मेथड लगाएंगे, तो इसमें बाय पार्ट्स मेथड या इलेट रूल पढ़ा है आपने, इलेट रूल यू हैव स्टडीड, ये पढ़ाया होगा आपने बच्चों को कॉलेजेस में, स्कूल में, यू हैव टॉट, तो हाउ डू वी डू दिस, इलेट रूल से तो करते हैं, बट इससे भी आसान तरीका आपको बताऊंगा, इसको बोलते हैं बर्नौलीज इंटीग्रल रूल, इंटीग्रल रूल क्या कहता है, बर्नौलीज इंटीग्रल रूल, बिल्कुल सही। तो बर्नौलीज रूल में क्या करना होता है हमें, अगर u इंटू वी को हमें डिफरेंशिएट करना है तो क्या करिए, u को ऐसे रखिए, v को इंटीग्रेट करते चलेगी, इंटीग्रेशन में मैं ये लगा रहा हूँ, फिर इसे u को डिफरेंशिएट करना है, इंटीग्रेशन में एक बार करेंगे तो v1 रखेंगे हम, ठीक है, u का डेरिवेटिव, तो u को क्या करते जाएंगे हम, डिफरेंशिएट करते जाएंगे, और v को इंटीग्रेट करते जाएंगे, v1 का इंटीग्रेशन v2, v2 का इंटीग्रेशन v3 एंड सो ऑन, इसे कहते हैं हम बर्नौलीज रूल, ठीक है। तो e रेस टू एक्स मॉड एफ एक्स, अंडरस्टूड, ये करते हैं बर्नौलीज रूल, ये ट्रिक याद रखना, कैसे अप्लाई करना है, बाय पार्ट से भी कर सकते हैं अगर किसी ने किया है तो, उससे आसान तरीका मैंने बताया। तो क्या करना है, पहले u अपना ये है और v इलेट रूल्स है, ठीक है, तो u को एज इट इज रखना है, उसको डिफरेंशिएट करते हैं, 1 प्लस जेड का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, और ई रेस टू जेड का इंटीग्रेशन, ई रेस टू जेड का इंटीग्रेशन आगे जरूरत नहीं, बिकॉज 1 का डेरिवेटिव 0 आ रहा है, साइन अल्टरनेट प्लस है पहला, तो दूसरा माइनस, प्लस सी हो गया, तो 1 प्लस जेड ई रेस टू जेड, मतलब ई रेस टू जेड माइनस ई रेस टू जेड कैंसिल होगा, तो ई रेस टू जेड जेड प्लस सी, ये हमारा एफ जेड बनेगा, और इसे कहते हैं हम एनालिटिक फंक्शन एफ जेड, ठीक है, लेबनीज रूल नहीं बोलते, इससे बोलते हैं हम बर्नौलीज रूल, अंडरस्टूड, समझ में आया तो लिखिए अंडरस्टूड एवरीवन, ठीक है। चलिए रुकते हैं आज के लिए इधर ही, एक बार कमेंट में बताइए सभी को क्लियर है, वही 7:30 बजे अभिषेक सर का भी सेशन होगा, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए एंड गेट रेडी फॉर दी 7:30 PM सेशन, ठीक है। एक बार कमेंट में बताओ सभी जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की आपको समझ में आया है, तो होमवर्क बना के आना कल। तो रुकते आज के लिए इधर ही, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू ऑल टुमारो। पीडीएफ आपको मिलेगा, पीडीएफ से रिवीजन कर सकते हैं डेली बेसिस पे, डीपीपीज आप सॉल्व करिए, और पीवाईक्यू सेशन मैंने अपलोड किया है लगभग 2015 से 2025, मतलब 10 साल के पीवाईक्यूज मैंने अपलोड किए हैं सिर्फ एनालिटिक फंक्शन पे, जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे टॉपिक में पीवाईक्यू की अपलोड करता जाऊंगा। आज मैंने ये 10 साल के एनालिटिक फंक्शन पे अपलोड किए, वो देख लेना आज, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।